ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं जब हम लोग किसी कंटेनर में लिक्विड को हीट करें। एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग लिक्विड को हीट करें और जो कंटेनर है ये क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम लोग किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, एक कंटेनर है और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, इसमें हम लोग लिक्विड है इसको हीट कर रहे हैं। तो अब ये लिक्विड क्या होगा, वेपर बनेगा, वेपर फॉर्म में ऊपर आएगा, ये वेपर है। लिक्विड जो है वेपर बन रहा है और वेपर फॉर्म में यहाँ आ रहा है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो ये वेपर बना है ये लिक्विड के फॉर्म में आएगा। तो जो लिक्विड है वेपर में बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो वेपर से लिक्विड बनेगा इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। इसे भी अभी डिफाइन कर देंगे। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट जब इक्वल हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन जब इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। मतलब जितना अब मतलब पहले क्या होगा, लिक्विड गैस में जा रहा है तो लिक्विड गैस में जाएगा, मतलब गैस बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा। जब वेपर लिक्विड में आएगा तो ठीक है, पहले स्लो रहेगा फिर घटते रहेगा। जैसे हम लोग ए से बी बनाते थे, बी स्टार्टिंग में 0 होता था, ये सर्टेन होता था, ये घटता था, ये बढ़ता था। एक टाइम ऐसा होता था कि दोनों का, जैसे ये एक्स माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो जाए, दोनों कांस्टेंट हो जाए, ये दोनों कांस्टेंट हो जाता था तो हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम आ गया। तो वही प्रोसेस इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, जब दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये हो गया हमारा एट इक्विलिब्रियम। अब इस टाइम पे जितना वेपर का प्रेशर होगा दैट इज वेपर प्रेशर। अभी जो वेपर का प्रेशर होगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पे वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने वेपर प्रेशर डिफाइन कर दिया, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ये लिक्विड है और जो ये वेपर प्रेशर है ये इक्विलिब्रियम में आ गया, जैसा कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। अब इसका जो प्रेशर होगा दैट इज वेपर प्रेशर। अब हम लोग इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया इवेपोरेशन को, द प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन, और वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कंडेंसेशन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को, मतलब द प्रोसेस ऑफ कंडेंस का मतलब गैस से लिक्विड हो रहा है। एंड कम बैक ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट, मतलब वेपर से लिक्विड में आ रहा है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अभी हमने वेपर प्रेशर देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, कंडेंसेशन देख लिया। अब वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अब हम लोग वो देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमने लिया है टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम लोग लिखें रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ गया। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया मतलब ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में जाएगा, और गैस में ज़्यादा जाने का मतलब है जो वेपर है वो ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, R और T कांस्टेंट ले रहे हैं, तो क्योंकि वेपर प्रेशर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइन किया, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, n बढ़ेगा मतलब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू इसे एक्सप्लेन करें तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये मान लो कोई लिक्विड का ले लिया तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, थोड़ा इसका इस तरह से बनते हैं ग्राफ, ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। टेम्परेचर हम लोग इधर इंक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग ले रहे हैं सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है
जिस लिक्विड का हम लोग वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब अब उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा गैसियस स्टेट में जाने के लिए, मतलब इवेपोरेशन कम हो जाएगा, लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे अगर हम लोग देखें, मतलब जो नेचर ऑफ लिक्विड में देख रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं किसके, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर, जो लिक्विड हम मॉलिक्यूल से बन के बना उस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इवेपोरेशन घटेगा, क्योंकि उसमें टाइटली बॉन्ड है मॉलिक्यूल। अब उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा गैस में जाने के लिए, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे घटेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब वेपर प्रेशर के लिए भी अगर देखें तो वेपर प्रेशर जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो अब एक ग्राफ बना देता हूँ मैं इसके लिए। तो अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तीनों ग्राफ में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ये तीनों अलग अलग के लिए। ये हमारा H2O मॉलिक्यूल के लिए है नीचे वाला, जो सेकेंड वाला है वो हम मान लो इथाइल अल्कोहल के लिए ले लेते हैं, थर्ड वाला जो ले रहे हैं मान लो एसीटोन के लिए ले लें, CH3COCH3 एसीटोन, ठीक है, इसे प्रोपेनोन भी बोलते हैं। अगर हम लोग ईथर ले लें यहाँ पे डाइथाइल ईथर C2H5OC2H5, तो देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वाटर का है, तो इसीलिए इसका वेपर प्रेशर देखो सबसे कम है। अब इससे कम इसमें है, इससे भी कम इसमें है, सबसे कम इसमें है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को भी वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे अभी तक जो हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में वो पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म में इसे डिफाइन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, या बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। दोनों का मीनिंग सेम है, तो पहले मैं लिख देता हूँ एक बार। तो हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो क्या होता है, वेपर प्रेशर को हमने बताया था क्लोज कंटेनर का एग्जांपल लेके, ये लिक्विड है, इसको हीट करेंगे तो ये क्लोज कंटेनर में पहले बताया था। अब ये गैस बनेगा, इक्विलिब्रियम पे आया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, अब देखो अगर ये क्लोज नहीं होता तो क्या होगा, इसको हटा देते हैं। अब ये वेपर बन रहा है, एक टाइम जब यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है बाहर, ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और ये प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों मिक्स होने लगेगा, मतलब ये इसमें जाने लगेगा, मतलब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो लिक्विड है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर ये प्रेशर कम रहेगा तो ये बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएगा, तो बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब जस्ट इक्वल होगा तो फिर जाना शुरू हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो फिर बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये सेम हो गया, जो लिक्विड वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग वेपर प्रेशर के लिए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का कब कब फर्क पड़ेगा। मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो वेपर प्रेशर पे क्या होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेन करने के लिए वो लिक्विड को ज़्यादा वेपर प्रेशर देना पड़ेगा। मतलब पहले कम था, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुरंत कम टेम्परेचर पे ही अटेन कर लिया। मान लो कोई लिक्विड है 10 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है उसका, मतलब 10 डिग्री कम हीट किया और एक को 20 डिग्री हीट कर रहे हैं, तो 20 डिग्री वाले को ज़्यादा हीट किया,
तो 20 डिग्री वाले को ज़्यादा हीट किया तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आया, एक को 10 डिग्री पे ही आ गया, मतलब 10 डिग्री वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर किसी प्योर लिक्विड में सॉलिड कंपोनेंट डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।